वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी। इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। मैं मध्यकालीन भारत का मुगल काल से संबंधित उन सब क्वेश्चनों को पढ़ाने जा रहा हूं जो पिछले एग्जामों में कई सालों से रिपीट होते जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोधी वंश को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को हराया था? लोधी वंश के शासक को हराया और मुगल साम्राज्य की नींव डाला। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, संगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया और इसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध में। किस युद्ध में जीतने के उपरांत बाबर ने खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिए और इसकी उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? किसने बनाया था? भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का कराया था। गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? बुलंद दरवाजा का। आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा। आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा आईने अकबरी लिखी गई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था और निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ था? 5 अप्रैल 1556 ईस्वी में हुआ था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? अहमदनगर से। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया? मनसबदारी प्रथा को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने।
मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर ने प्रारंभ किया था। अपने काल का महान साहित्यिक तानसेन किसके दरबार में थे? किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। अपने काल का महान साहित्यिक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, कहाँ के रहने वाली थी? अहमदनगर से। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू किया? अकबर ने किया। अपने काल का महान साहित्यिक तानसेन किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में थे। मुगल काल की राजभाषा कौन थी? फारसी था। मुगल काल का राजभाषा क्या था? फारसी था। मुगल काल का राजभाषा फारसी था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, कौन था? अकबर। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट अकबर था। किस युद्ध में भारत में मुगल राज की नींव पड़ी? पानीपत का प्रथम युद्ध में। किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? पानीपत की प्रथम युद्ध में। पानीपत की प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में प्रकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? जहांगीर के शासनकाल में। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अकबर की जीवन कथा लिखी अबुल फजल ने लिखा। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी? अबुल फजल में आईने अकबरी लिखा था। वही अकबर का जीवन कथा है, आईने अकबरी। और किसने लिखा था? अबुल फजल ने। आईने अकबरी अकबर का जीवन कथा है, उसी बुक में है। और किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। तो निम्नलिखित में किसने अकबर की जीवन कथा लिखा? अबुल फजल ने लिखा। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? दैनंदिनी डायरी में किया। बाबर ने किया। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में किया? बाबर ने। शेर शाह की महानता का घोतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। शेर शाह की महानता का घोतक क्या था? प्रशासनिक सुधार। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। हुमायूंनामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता था? रजमनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? रजमनामा के नाम से जाना जाता था। महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, रजमनामा के नाम से जाना जाता था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने गिराया। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? मोहम्मद शाह ने। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह टू अंतिम मुगल सम्राट थे। निम्नलिखित में से यानी आलमगीर टू, शाह आलम, अकबर, तीनों या बहादुर शाह टू, सारे टू है। आलमगीर टू, शाह आलम टू, अकबर टू, बहादुर शाह टू। तो बहादुर शाह टू जो था अंतिम मुगल शासक था, अंतिम मुगल सम्राट। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? टोडरमल था। कौन उत्तरदायी था? टोडरमल। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनाए गए पूजा गृह का नाम क्या था? या उपासना भवन का नाम क्या था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? इबादत खाना।
अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के लिए कौन उत्तरदायी है? टोडरमल है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन पूजा गृह क्या कहलाता है? इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीत तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में तानसेन और बैजू बावरा संगीतज्ञ थे जो बहुत विख्यात थे, बहुत ज़्यादा विख्यात थे अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास। रामचरित्र किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। किसके शासनकाल से संबंधित है? किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के शासनकाल से संबंधित है। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास हैं। रामचरित्र किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा। और किसके शासनकाल में लिखा या किसके शासनकाल से संबंधित है? अकबर के शासनकाल से संबंधित है। कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अकबर के शासनकाल से संबंधित हैं। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की? गाजी धर्मयोद्धा की उपाधि धारण की खनवा के युद्ध में। खनवा के युद्ध में किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्मयुद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी धर्म योद्धा की उपाधि धारण की? खानवा के युद्ध में। मुबैयान नामक पदशैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी। तुजु के बाबरी तुर्की में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में। तुजु के और तुर्की में लिखा गया। ऐसे याद करना पड़ेगा ट्रिक बना के। तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में लिखा गया। मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखी? तुर्की में लिखी। बाबर का मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का। कहाँ का था? फरगना का। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का शासक था। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना का था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला कौन शामिल नहीं था? चंदेरी का शासक मेदिनी राय शामिल नहीं था। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं था। बाकी कौन कौन था उस पर डिस्कस करते हैं। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी व उसका पुत्र दिलवर खां लोधी, ये भी आमंत्रित करने वाला था। इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी भी बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। मेवाड़ का शासक राणा सांगा ने भी बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। चंदेरी का शासक मेदिनी राय नहीं किया था। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था। कौन सा था? खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था खानवा का युद्ध था। बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध और उनके शासक का नाम नीचे हम बता रहे हैं। इस कूट को देखिएगा ध्यान से और ध्यान से समझिएगा। इस कूट का आंसर ये है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। उसका शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। ये किसके साथ हुआ था? बाबर और रांगा सांगा के बीच हुआ था। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। ये बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ था। ये बाबर और कौन सा शासक के बीच हुआ था? अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के बीच। 1529 ईस्वी में अफगानों के विरुद्ध महमूद लोदी के विरुद्ध हुआ था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया?
किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? दिल्ली स्थानांतरित किया शाहजहां ने। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? शाहजहां ने। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक था बैरम खां। बैरम खां कौन था? बैरम खां। अकबर के युवावस्था में उसका बॉडीगार्ड यानी संरक्षक था बैरम खां था। बैरम खां था। निम्नलिखित में से किस शासन पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? चढ़ाई नहीं की थी। कनौज पे चढ़ाई नहीं की थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? कनौज पे चढ़ाई नहीं की थी। बाकी नादिर शाह ने लाहौर पर भी किया था, करनाल पे भी किया था, दिल्ली पर भी किया था, कनौज पे नहीं किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी? निर्माण की परंपरा शुरुआत की थी बाबर ने किया था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत किया था? ऐसा बाग बगीचे जिसमें पानी बहता हो, बाबर ने किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? अकबरनामा, पादशाहनामा, हुमायूंनामा, तुजुके बाबरी, बाबरनामा। क्या है? कौन सा इसमें निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? कौन सी आत्मकथा है? डी का तुजुके बाबरी आत्मकथा है। तुजुके बाबरी यानी बाबरनामा बाबर का जीवन कथा है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। ये तुजुके बाबरी बाबर का आत्मकथा है। अकबरनामा नहीं है, बादशाह और हुमायूंनामा नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए का हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा, ये सुमेलित नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं ने लिखा, ये गलत है। बाकी सब सही है। तुजुके बाबरी बाबर ने लिखा, सही है। तुजुके जहांगीर ने लिखा था। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। शाहजहांनामा मोहम्मद सालेह ने लिखा था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? महेश दास को। औरंगजेब ने जायदा भवनों का निर्माण नहीं कराया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। औरंगजेब ने जायदा भवनों का निर्माण नहीं करवाया। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े। किस मुगल शासक 2 बार राज्याभिषेक हुआ? 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब ने। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। 2 बार राज्याभिषेक हुआ। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड किसको किसको जोड़ती है? ग्रांड ट्रंक रोड किसको किसको जोड़ती है? कोलकाता एवं अमृतसर को। कोलकाता एवं अमृतसर को जोड़ती है। ग्रांड ट्रंक रोड सड़क जोड़ती है। किसको जोड़ती है? कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई बाबर में कौन पराजित हुआ था? कौन सा पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा लड़ी गई थी। तो बाबर से कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। यहाँ पर डबल क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 ईस्वी में हुई थी। किसके और किसके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन हारा था? कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी हार गया था। इब्राहिम लोदी हार गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कालानौर में हुआ था। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के थे। किस राजपूत वंश के अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर कहा जाता है। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया था? पंजाब में घुसकर प्रवेश किया था। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर प्रवेश किया था? पंजाब होकर प्रवेश किया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा। फैजी किसके दरबार में रहा? अकबर के दरबार में रहा। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी के समय में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? शेरशाह सूरी ने। अब डबल क्वेश्चन होता है, पद्मावत का रचना किसने किया? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। पद्मावत का रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था। किसके समय में किया था? शेरशाह सूरी के समय में किया था। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह सूरी ने। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। 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 किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? 2 बार शासन किया। हुमायूं ने 2 बार शासन किया। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में है। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद में। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है, औरंगाबाद में है। फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर कराया था? फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, लाल पत्थर से निर्मित है। उसमें संगमरमर किसने लगाया था? उसने संगमरमर जहांगीर ने लगाया था।
उसने संगमरमर जहांगीर ने लगवाया था। फतेहपुर सीकरी में स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? जहांगीर ने करवाया था। किसने कराया था? जहांगीर ने करवाया था। जहांगीर ने करवाया था। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? हुमायूं को। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? हुमायूं को। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। किस मुगल शासक को उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि यानी बागवानी में कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? बाबर को। कौन सा पहला मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर। कौन सा मुगल शासक था जिसने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारतीय साम्राज्य में काबुल व कंधार को शामिल किया? बाबर था। कौन था? बाबर। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया? बिलग्राम का युद्ध। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना हुआ? बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किया? बिलग्राम युद्ध जीतने के बाद। निम्नलिखित भारतीय शासकों में अकबर के समकालीन कौन थी या था? अकबर के समकालीन कौन थी या था? अकबर के समकालीन कौन था? रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन थी। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन थी? रानी दुर्गावती। मार्तंड वर्मा? नहीं। अहिल्याबाई? नहीं। राजा सवाई जयसिंह? नहीं। रानी दुर्गावती अकबर के समकालीन था। किस में? अहिल्याबाई किस समकालीन थी? नहीं। मार्तंड वर्मा समकालीन थे अकबर के? नहीं। राज सवाई सिंह? नहीं। रानी दुर्गावती थी। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनाई थी? शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। शाहजहां ने कहाँ मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जाजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जाजिया कर पुनः लगाया? औरंगजेब ने। जाजिया कर पुनः लगवाया औरंगजेब ने। जाजिया कर पुनः लगवाया औरंगजेब ने। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अमलगुजार नामक अधिकारी का क्या राज था? भूमि राजस्व का मूल्यांकन करना और संग्रह करना यानी इकट्ठा करना। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित मतलब सत्ता में किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर के संधि के द्वारा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया? पुरंदर के द्वारा। किस वर्ष बैसाखी के दिन 23 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में रखा था। किस वर्ष
13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखा था 1699 में, यानी 13 अप्रैल 1699 में खालसा पंथ की नींव रखी गई थी। किसने रखा था? गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। गुरु गोविंद सिंह ने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेज का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम टू, शाह आलम द्वितीय या शाह आलम टू? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? शाह आलम द्वितीय। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? तमिल राज क्षेत्र तक फैला औरंगजेब के शासन काल में, औरंगजेब के शासन में। दक्षिण में निम्नलिखित में से किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज क्षेत्र तक फैला? औरंगजेब के शासन में, औरंगजेब के शासन में। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? यानी मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किसने किया था? हुमायूं ने किया। और कब किया था? 1555 से 56 ईस्वी में। 1555 से 56 ईस्वी में किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किसने किया? हुमायूं ने किया। कब किया था? 1556 ईस्वी में किया था। 1556 ईस्वी में किया था। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? विजय के फलस्वरूप हुई। किस युद्ध में जीतने के बाद हुआ? सरहिंद का युद्ध में। सरहिंद युद्ध जीतने के बाद हुआ। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली? विजय के फलस्वरूप हुई। सरहिंद का युद्ध जीतने के फलस्वरूप हुआ। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुआ। हुमायूं का हुआ। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? हुमायूं का। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई? हुमायूं का। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेनपुल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं मुगल बादशाह के लिए कहा। हुमायूं मुगल बादशाह के दुर्भाग्य के लिए कहा था। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। लोक आचरण अधिकारी। मुहतसिब क्या था? लोक आचरण अधिकारी था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजमुक्त अनुदत्त भूमि। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा। अब्दुस समद के द्वारा किया गया। दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुस समद के द्वारा किया गया। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाया? शेरशाह सूरी ने। और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? शाह आलम द्वितीय को।
मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है वो क्या है? मुबाइन है। मुसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है, मुबाइन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है क्या है? दार उल इस्लाम है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दार उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्धों के स्थल का नाम अंकित हैं, युद्ध के नाम दिए गए हैं। क्रमानुसार कौन कौन से हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध हैं, उसको क्रमानुसार सही कौन सा है वो देखना है। पहले दौरा का युद्ध लड़ा गया था, उसके बाद चौसा, कन्नौज, उसके बाद बिलग्राम, सरहिंद का लड़ा गया। दौरा चौसा का युद्ध दौरा में लड़ा गया था, बिलग्राम, कन्नौज, सरहिंद, ये सही है। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? ए.एल. श्रीवास्तव ने कहा। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह ने बनाया था। मयूर सिंहासन तख्त ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर का जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा प्रथा था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर में जीत का मुख्य कारण क्या था? तुलुगमा प्रथा किसने लगाया? तुलुगमा प्रथा नीति किसने अपनाया? बाबर ने अपनाया। कहाँ अपनाया? पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। जम्बावित का संबंध किससे था? जम्बावित का संबंध किससे था? राजकानून से। जम्बावित का संबंध किससे था? राजकानून से था। जम्बावित का संबंध राजकानून से था। जम्बावित का संबंध किससे था? राजकानून से था। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की क्या जड़ थी? कंधार। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? कंधार। मुमताज महल का असली नाम क्या था? मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था?
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? बौद्ध विहार की तरह है। पंचमहल का। पंचमहल का। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? पंचमहल का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम क्या था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर था। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम अकबर शाह टू था। अकबर शाह टू। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम अकबर शाह टू था। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए थे वह था कछवाहों से। कछवाहों से। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गिरी से स्थापित किए थे कछवाहों से थे। बुंदेलों से नहीं, राठौड़ों से नहीं, सिसोदियों से नहीं, कछवाहों से। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था, विजित यानी विजय प्राप्त किया था, वे थे, कौन सा था? बीजापुर और गोलकुंडा विजित किया था। बीजा और गोलकुंडा था। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे बीजापुर एवं गोलकुंडा। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। किसने लिखा था? जहांगीर ने। फारसी में जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा? जहांगीर ने। जहांगीर ने फारसी में लिखा था। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार किया। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया। पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से, तुर्कियों से। किससे लिया? मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किससे लिया था? पारसियों से लिया था, यहूदियों से लिया था, मंगोलों से या तुर्कों से? किससे लिया था? पारसियों से लिया था। मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार लिया था, पारसियों से लिया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? रबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? राबिया उद दौरानी का मकबरा या बीबी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। किस मुगल बादशाह ने के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के शासनकाल में। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब के अंतर्गत सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। किस इतिहासकार के द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा? अबुल फजल ने कहा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही किसने किया था? अकबर ने प्रतिपादित किया था, को एक धर्म कहा। अबुल फजल ने कहा। अनावर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का। अनावर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? पंचतंत्र का अनुवाद किया गया है, उसका नाम है अनावर ए सुहेली। अनावर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवादक है? पंचतंत्र का। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, कौन था? मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा?
गुलबदन बेगम। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? गुलबदन बेगम ने ऐतिहासिक विवरण लिखा। गुलबदन बेगम ने। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? उपयुक्त सभी। धार्मिक सहनशीलता, राजनीतिक उदारता, उदारवादी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह एवं कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित था? राजनीतिक उदारता पर आधारित था, धार्मिक सहनशीलता पर आधारित था, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है। तानसेन जो संगीतज्ञ था उसका मकबरा कहाँ है? उसका मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। गुलबदन बेगम की पुत्री थी, कौन थी? गुलबदन बेगम की पुत्री कौन थी? बाबर की। गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की पुत्री का नाम गुलबदन बेगम थी। गुलबदन बेगम। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार। सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार के नाम से जाना जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा, क्या रखा? बाबर रखा। भारत के मुगल बादशाह बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ है? हुआ है। अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था, वो किसके निर्देशन में हुआ था? वह कौन था? फैजी था। फैजी के निर्देशन में हुआ था। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद हुआ था, जिसके निर्देशन में हुआ फैजी था वो। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाना का। अब्दुल रहीम खान खाना का। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अब्दुल रहीम खान खाने का। अब्दुल रहीम खान खाने का। निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये निम्न तथ्यों में से कौन सा ऐसा तथ्य है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है? अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। ये सही नहीं है, ये सहायक नहीं है। प्रशासनिक एकता और कानूनों की एकरूपता था, सही था। राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सम्राट। अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न, ये भी राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक है। अकबर की धार्मिक नीति, यह भी अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के लिए सहायक है। अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया, ये राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं कहाँ? फतेहपुर सीकरी में है। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं।
फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सीकरी में। हल्दी घाटी युद्ध 1576 में हुआ था के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के बीच हुआ था। 1576 के बीच अकबर के साथ हुआ था। तो अकबर का क्या मुख्य उद्देश्य था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कौन था? दसवंत था। दसवंत। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था दसवंत। दसवंत था। कौन था? दसवंत। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं।